मुझे सऊदी अरब आए हुए दूसरा महीना होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई ढंग का की नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे यहाँ आने का वाक़या भी अजीब ही था, कोई सुनता तो यकीन ही ना करता। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बेहद परेशान था। एक दिन सड़क किनारे बैठा हुआ था कि एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में मेरे पास आया और कहने लगा, तुम कुछ परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, भाई जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग ना खाओ। वो कहने लगा, मैं तुम्हें नौकरी देने आया था, अगर तुम्हारी ख्वाहिश नहीं तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैंने जल्दी से कहा, रुक जाओ, मुझे तफसीलन बताओ। अंदर में मैं घबरा रहा था कि कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन वो आदमी कहने लगा, फिक्र ना करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर के मुल्क में भिजवा दूंगा, वहां पर तुम काम करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं बाहर जाने का सुनकर फौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार इसकी बात सुन लेता हूँ, क्या पता वो कोई नेक आदमी हो। लेकिन वो मेरी मदद क्यों करना चाह रहा था? मैंने उससे पूछा, भाई ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हो? तो वो कहने लगा, बस मैं ऐसे रोज ही किसी की गरीब की मदद कर दिया करता हूँ, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। मुझे ये सारा मामला कुछ पुरअसरार लग रहा था और कुछ मशकूक भी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। कुछ दिनों पहले ही अपनी ही हमाकत की वजह से नौकरी छोड़ चुका था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और उस आदमी के साथ चल दिया। वो मुझे लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया। मुझे एक कमरे में बैठाकर वो आदमी खुद गायब हो गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे और वीज़ा था। मुझे देकर कहने लगा, ये पैसे पकड़ो और अपना पासवर्ड बनवा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर यूं भी मेहरबान हो सकती है। मैं उसी वक्त पैसे लेकर वहां से आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने पासवर्ड बनवा लिया। मैं अगले रोज उस आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट थमा दी और साथ ही एक मोबाइल नंबर भी दिया और बोला, परसों तुम्हारी फ्लाइट है, वहां जाकर जो मोबाइल नंबर मैंने दिया है इस नंबर पर राब्ता कर लेना, तुमने नौकरी मिल जाएगी। मैं घर वालों को बताकर सऊदी अरब आ गया, लेकिन वो नंबर मुझसे कहीं खो गया है। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई कि अब मैं क्या करूंगा। मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था, यानी वो आदमी कौन था जिसने मुझ पर मेहरबानी करके यहाँ भिजवा दिया था मुझे। लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया था। मैं बेहद परेशान हो गया, मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपनी भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ आए दूसरा महीना होने वाला था और मैंने अभी तक अपने घर वालों को 1 रुपया तक नहीं भेजा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और माली की नौकरी दे दी। मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। वहां साहिब की एक रिश्तेदार खातून आई थी। मैं नोट करता था कि वो मुझे घूर घूर कर देखती रहती थी। एक दिन साहिब ने मुझे उस अरबी औरत के घर भेज दिया कि तुम आज से इसके मुलाजिम हो और उसके घर की ड्राइवरी करोगे। वो अरबी औरत मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान थी। उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी लगवाई हुई थी और उसने मुझे रहने के लिए बहुत अच्छा और वीआईपी कमरा भी दिया हुआ था, जबकि उसके बाकी मुलाजिम सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। उस औरत की एक जवान बेटी थी, बस वो कहीं जाती तो मुझे अपने साथ लेकर जाती, मगर मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वो खुद को काले बुर्के में ढांप कर रखती थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे उस औरत की बेटी की हरकतें मशकूक लगने लगी थी। वो गाड़ी में मेरे साथ आगे बैठ जाती और मेरे करीब आने की कोशिश करती, मेरा हाथ पकड़ लेती, मगर मैं डर की वजह से चुप बैठा रहता। एक दिन उस अरबी औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझे कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए कितनी रकम चाहिए? मैंने कहा कि मुझे लाखों रुपये चाहिए होंगे, क्योंकि जहेज भी बनाना है। कहने लगी, तुम जितने रुपये मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है और वो ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। मैं तो ये शर्त सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि मुझे उसकी बेटी ठीक नहीं लगती थी और मैं वैसे भी अपने मुल्क में शादी करना चाहता था, मगर मैंने फिर भी इनकार कर दिया। तो उस औरत ने मुझे धमकी दे डाली कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे जेल भिजवा देगी। मजबूरन मैं उस शादी पर राजी हो गया। उस औरत ने मेरे सामने ढेर सारे पैसे रखे और बोली, बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो, वो तुम्हें ढेर सारी दौलत और आजाइश देगी, तुम जो मांगोगे वो देगी, मगर शर्त यह है कि तुम निकाह से पहले उसकी शक्ल नहीं देख सकते, निकाह के बाद ही देखोगे। ये शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा,
مگر اتنے سارے پیسے دے کر میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب میں ضرور اس کی بیٹی سے شادی کروں گا، یہ تو میری زندگی بدل دے گی۔ اب میرے پاس انکار کا جواز ہی نہیں تھا۔ مجھے پیسے اور ہر سہولت مل رہی تھی، اس کے بدلے اگر مجھے کسی بدصورت یا معذور لڑکی سے بھی شادی کرنی پڑتی تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ میں نے اس عربی عورت سے ڈھیر سارے پیسے لے کر پاکستان بھجوا دیے تاکہ میری بہنوں کی شادی ہو سکے۔ اس ساری صورتحال میں مشکوک صرف ایک بات تھی، اور وہ یہ کہ اس عورت کی بیٹی کی شکل میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ مجھ سے ہی اپنی ہی بیٹی کی شادی کیوں کرے گی۔ کوئی تو وجہ ضرور تھی جو مجھ سے وہ چھپا رہے تھے۔ بس یہ سوچ کر میری بس ہو گئی تھی کہ وہ نکاح کے وقت یہاں آئے گی اور تم اس کی شکل بھی نکاح کے بعد دیکھو گے۔ اس عورت نے بتایا کہ میری بیٹی کچھ دنوں کے لیے اپنے کسی عزیز کے پاس دوسرے ملک چلی گئی ہے، جیسے ہی وہ آئے گی اسی دن تمہارا نکاح اس سے ہو جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی، مجھے لگا سادگی سے نکاح ہوگا، لیکن اس نے تو اتنی دھوم دھام سے تیاریاں شروع کر دی کہ میں حیران ہی رہ گیا۔ مہندی کی تقریب تو اتنی زبردست تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی بیٹی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اب میں تجسس میں پڑ گیا تھا کہ کیا وہ عین وقت پر آئے گی۔ برات والے دن صبح صبح میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی سے ایک نکاح پوش لڑکی نکلی ہے باہر، اور وہ اندر چلی گئی۔ وہ اسی عورت کی بیٹی تھی جو میری بیوی بننے والی تھی، مگر اس نے آج بھی اپنے ہی چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر سوچا کہ چلو جو بھی ہے، نکاح کے بعد راز کھل جائے گا۔ اب مجھے نکاح کا انتظار تھا۔ میں نے پاکستان میں اپنی شادی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ پتہ نہیں یہ شادی کتنا عرصہ چلے گی۔ نکاح ہوگا، نکاح کے بعد دلہن کو میرے کمرے میں پہنچا دیا جائے گا، اور میں نے بے تابی سے دلہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا اور جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کرواؤں گی، مگر یہ سامنے دلہن کے روم میں بیٹھی ہوئی کوئی لڑکی کوئی اور نہیں تھی، بلکہ وہ تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ میرا جسم کانپ کے رہ گیا تھا، اور پھر میرے سامنے میرا ماضی گھوم گیا تھا۔ جب میں پاکستان میں تھا، میرا نام عرفان ہے، اور میں ماسٹرز کرنے کے بعد نوکری کے لیے مارا پھر رہا تھا۔ ہر نوجوان کی طرح میرا بھی پاکستان سے باہر رہنے کا خواب تھا۔ موبائل پر باہر رہنے والوں کی زندگی کی ویڈیوز دیکھ کر میری بھی حسرت بن گئی تھی کہ کاش میرا کسی باہر کے ملک میں ویزا لگ جائے اور میں وہیں رہنے لگ جاؤں ہمیشہ کے لیے۔ میں سب سے بڑا بھائی تھا اور مجھ سے چھوٹے 6 بہن بھائی تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے ابا اور اماں پر بھی غصہ آتا تھا کہ انہیں اتنے بچے پیدا کرنے سے پہلے اپنے محدود وسائل اور غریبی کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا۔ کیا تھا جو وہ 4 بچے کم پیدا کر لیتے، کم سے کم میری زندگی تو آسان ہوتی۔ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے میں نے ملازمت شروع کر دی تھی، ایک وقت پڑھتا اور ایک وقت ملازمت کرتا۔ یوں ہی روتے دھوتے میں نے ماسٹرز کر لیا اور نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے ایک بڑے صاحب کے ہاں ڈرائیوری کی جاب مل گئی، تنخواہ بھی اچھی تھی، اسی لیے چپ کر کے کام کرنے لگا۔ صبح 8 بجے جاتا اور صاحب کی بیٹی کو دفتر چھوڑنے چلا جاتا، کبھی 2 بجے تو کبھی شام کے 5 بجے۔ میں میم صاحب کو دفتر سے گھر واپس لاتا، باقی وقت میں سکون سے بیٹھا رہتا، کیونکہ میرا کام صرف صاحب کی بیٹی کو دفتر چھوڑنے جانا تھا اور لینے جانا تھا، اور صاحبہ کی بیٹی نے ہمیشہ نکاح کیا ہوتا تھا۔ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے دیکھنے کی تمنا تھی، کیونکہ میں صرف وہاں کام کرنے جاتا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس نوکری سے نکالا جاؤں۔ میرے یار دوست مجھے سمجھاتے تھے کہ صاحب کی بیٹی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لو، کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے اور تو بھی تو اتنا حسین ہے، اگر تم اسے پسند آ گئے تو ساری زندگی عیش کرو گے۔ کبھی کبھی یہ بات میرے دل کو لگتی تھی، کیونکہ یہ امیر ہونے کا شارٹ کٹ طریقہ تھا اور نہایت ہی آسان بھی تھا، لیکن میں اپنے ڈر کی وجہ سے صاحب کی بیٹی کے سامنے نظر تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ شاید گونگی ہے۔ 1 مہینے کے دوران میں نے اس عورت سے بات کرتے تک نہیں سنا تھا۔ میرے دوست سے مجھ سے کہتے تھے کہ تم کبھی بات کرنے کی کوشش کر لیا کرو، کیا پتہ وہ جواب دے دے۔ میں نے بڑی ہمت سے ایک دن کوشش کی اور پوچھا، میڈم مجھے کل کی چھٹی چاہیے، کل میں آپ کو چھوڑنے اور لینے کے لیے نہیں آ پاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھے کچھ تو کہے گی، پوچھے گی کہ کیوں چھٹی کرنی ہے یا کیا وجہ ہے، مگر اس نے تو ایک لفظ بھی نہ کہا اور محض سر ہلا دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں
इस पत्थर लड़की से अपना सर टकरा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे जाल में फंसने लगेगी। अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी कर ली ताकि अगले दिन जाऊंगा तो वो कुछ ना कुछ जरूर पूछेगी। तो सही, मगर इससे पहले ही इसके बाप ने मुझसे पूछ लिया कि कल तुम कहाँ गायब थे, कल आए क्यों नहीं। मैंने कहा, साहिब जी आप घर पर नहीं थे। मैंने मैडम साहिबा को बता दिया था कि मुझे ज़रूरी काम है, किसी वजह से नहीं आ सकता। साहिब ने कहा, अच्छा ठीक है, मगर अगली बार छुट्टी लेनी हो तो मुझे ज़रूर बता दिया करो। मेरी बेटी से कुछ ना कहा करो। मैं हैरान होकर सोचने लगा कि साहिब अपनी बेटी से इस कदर खफा क्यों रहते हैं। मैंने कभी इसको मैडम से प्यार करते हुए, बात करते हुए नहीं देखा था। फिर घर के पुराने चौकीदार से मालूम हुआ कि वो साहिब की नहीं बल्कि इस साहिब के भाई की बेटी है। इसका नाम प्रवीण है, मगर सब इसे परी मैडम कहते हैं। वैसे तो वो बाहर के मुल्क में रहती है, मगर साल में कुछ दिन यहाँ गुजारती है। साहिब को उनके काम से बहुत ज़्यादा नफरत है, मगर इसे कुछ कहते नहीं है। मैंने आज तक ध्यान से देखा ही नहीं था कि वो कहाँ जाती है और क्या काम करती है। अगले दिन मैंने जिस दफ्तर के सामने इसे छोड़ा, वहाँ का बोर्ड पढ़ा और इसे पढ़कर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई कि वो तो कोई और इदारा था जो ख्वाजा सराहों की देखभाल के लिए बनाया गया था। वो अंदर चली गई और मैंने गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी कर ली। कुछ देर बाद चंद ख्वाजा सराह वहाँ से निकले तो मैंने एक से पूछा कि यहाँ की मालकिन कौन है, तो उसने बताया कि परी मैडम है। बहुत बड़े घराने से ताल्लुक है, इनका ख्वाजा सराहों को तालीम देती है। मैं बहुत मुतासिर हुआ कि परी मैडम कितनी अच्छी है। मुझे वो सच में अच्छी लगने लगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसे बातचीत करना शुरू कर दी तो वो भी मेरे साथ घुल मिल गई और अक्सर वो हमारी बातचीत होने लगी। अब वो गाड़ी में बैठते ही निकाब उतार लेती थी। मुझे भी परी का उसके चाचा की तरह ख्वाजा सराहों के लिए काम करना अच्छा तो नहीं लगता था, मगर मैं इसे ये बात बोल भी नहीं सकता था। मुझे लगने लगा कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। बहुत जल्द मुलाकातें साहिब जी यानी परी के चाचा की नज़रों में आ गई और एक दिन उन्होंने मुझे घर बुलाया और कहा, तुम जानते हो परी की असलियत क्या है? जानोगे तो उल्टे पाँव यहाँ से भाग जाओगे। मैंने कहा, ऐसी भी क्या असलियत है इसकी? मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ। साहिब जी मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे और कहने लगे, वो लड़की नहीं है, एक ख्वाजा सराह है, तीसरे जिन से ताल्लुक़ रखती है, कैसे शादी करोगे? ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे परी का उन लोगों से लगाव देकर ये समझ जाना चाहिए था कि इसकी असलियत क्या है। वो उनके साथ जब होती थी तो यही लगता था कि वो भी इसी जिन से ताल्लुक़ रखती है, मगर मैंने कभी उस पर शक करने का सोचा भी नहीं था। उस आदमी ने सच ही कहा था। मैं इसलिए सुनकर उल्टे कदमों वहां से भाग गया, पर इसे हर किस्म का नाता और राब्ता खत्म कर लिया। उसने इतना बड़ा धोखा किया था मेरे साथ, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मैं वो नौकरी छोड़कर वो दर बदर की ठोकरें खाने लगा। तब कहीं जाकर किस्मत मेहरबान हुई और मैं सऊदीया चला आया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है। शादी के लिए हामी भर ली, जो सोचा था वो हो गया। उस वक्त मेरी दुल्हन के रूम में कोई और नहीं बल्कि परी बैठी हुई थी। जितना हैरान मैं इसे देकर हुआ था, इतना ही वो मुझे देकर हो गई थी। मैंने सर हाथों में थाम लिया था। मेरा सर ये सोचकर चकराने लगा था कि मैंने ख्वाजा सराह से शादी कर ली, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। मैं पैसे ले चुका था और घर में मेरी बहनों की शादी की तैयारियां चल रही थी, वरना मैं उसी वक्त वहां से भाग जाता। मेरी लालच ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। एक ख्वाजा सराह मेरी बीवी के रूम में मौजूद थी। मैंने गुस्से में आकर इसे अपने कमरे से निकाल दिया। वो खड़ी हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, मैंने उसी वक्त अंदर से दरवाज़ा बंद किया तो मेरी सास आई और मुझे धमकी देकर बोली, अब मेरी बेटी को कबूल कर लो और वलीमे के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं मजबूरन अपने घर वालों की खातिर उठा और तैयार होने लगा, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा थी, वो कुछ भी कर सकती थी। वलीमे के लिए परी को तैयार हुए देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो लड़की नहीं बल्कि कोई और जिन्स से है। मैं कमरे से बाहर निकल लॉन में आ गया। मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने गुस्से से कहा, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने कहा था कि मेरी आपकी बेटी से शादी होगी, यानी कि एक लड़की से शादी होगी, लेकिन आपने तो मुझे धोखा दिया और एक ख्वाजा सराह से शादी करवा दी। वो कहने लगी, तुम्हें किसने गलत बताया है? मेरी बेटी ख्वाजा सराह हरगिज नहीं है, असल बात कुछ और है। मैंने कहा, मुझे कोई असल बात नहीं सुननी, आप मेरी जान छोड़ दें। इससे पहले कि मेरी सास कुछ कहती, परी कमरे से निकल आई और बोली, ठीक है,
1 माह के बाद तुम मुझे तलाक देकर वापस पाकिस्तान जा सकते हो। तुम्हें जितने पैसे दिए गए हैं वो भी वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है। मैं बहुत खुश हो गया ये सुनकर के 1 माह बाद मेरी जान छूट जाएगी। इस 1 महीने के लिए उसकी शर्त ये थी कि दूसरों के सामने मुझे एक अच्छे शोहर का नाटक करना होगा, क्योंकि आए रोज हमें किसी न किसी दावत पर जाना होता था। मैं हैरान होता था कि यहाँ सऊदी अरब में क्या कोई भी नहीं जानता कि परी की असलियत क्या है। इस 1 महीने में मैंने इस पर मुकम्मल तौर पर नजर रखी। कोई भी मशकूक बात ना पता चल सकी। दिन के वक्त तो वो मुझे हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता था, लेकिन रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता। आखिर 1 महीना भी गुजर गया। मैंने जल्दी से तलाक के पेपर्स बनवा लिए। मेरी सास कहने लगी, अभी भी वक्त है, सोच लो जब तुम हकीकत से ला इल्म हो। ये ना हो कि जब तुम्हें सब मालूम हो तो पछताते और हाथ मलते रह जाओ। मैं समझ गया कि वो मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, मगर मैं वापस पाकिस्तान आने का फैसला कर चुका था। मैं इसे तलाक देकर वापस पाकिस्तान आ गया। यहाँ मुझे एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी थी, इसीलिए मैंने मेहनत शुरू कर दी। जो दिल में ख्वाब थे वो सारे खत्म हो गए। 2 साल की मेहनत के बाद मैं एक छोटा सा बिजनेस कायम करने में कामयाब हो गया। मुझे इस सिलसिले में एक बड़े ब्रांड के साथ मीटिंग करने अपने दोस्त की कंपनी में जाना पड़ा, तो वहां पर मैं परी को देखकर हैरान रह गया और ये जानकर तो दंग ही रह गया कि अब वो मेरे दोस्त की बीवी है। मैंने अपने दोस्त को सबके सामने खींच कर कहा, ये तुमने क्या किया, किससे शादी कर ली? मेरा दोस्त मेरा बाजू पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया और कहा कि यहाँ शोर मत करो। मैंने कहा, तुम जानते भी हो तुमने किससे शादी की है? कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ और मैं वो सब भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। पर ये ख्वाजा सराह नहीं है, बल्कि एक लड़की है। जब वो पैदा हुई तो डॉक्टर को यही लगा कि वो ख्वाजा सराह है, मगर 15 साल की उम्र में कुछ पेचीदगियों के बायस इसका ऑपरेशन हुआ और वो एक लड़की बन गई। खानदान वालों को यकीन ना आया तो परी के रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि वो एक ख्वाजा सराह है, और इन्हीं बातों से तंग आकर परी के माँ बाप इसे लेकर सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद परी ने ख्वाजा सराहों के लिए कुछ करने का सोचा, क्योंकि इस पर सिर्फ ख्वाजा सराह होने का इल्ज़ाम लगा था और उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी गई थी। वो सोचने लगी कि जो सचमुच मुझ जैसे लोग हैं उनके लिए तो जीना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वो साल के चंद महीने पाकिस्तान में रहती और एक इदारा कायम किया, जिसकी वजह से इसके रिश्तेदारों का शक मजीद पुख्ता हो गया कि वो लड़की नहीं है। और फिर परी की मुलाकात तुमसे हुई, तुम इसे अच्छे लगने लगे। बहुत जल्द ये तुमसे मोहब्बत करने लगी। इसकी माँ को पता चला तो उसने तुम्हें सऊदी अरब बुलवाया। तुम्हारे जाने के सारे इंतजामात उन्होंने ही किए थे। वो अपनी बेटी का दिल और घर बसाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें मजबूर करके तुम्हारी परी से शादी करवा दी। इनका ख्याल था कि शादी की रात तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, मगर तुमने तो परी की बात को सुनना ही गवारा नहीं किया और अपने कमरे से निकाल दिया। तुम परी को वही समझते रहे जो जानते थे। एक बार भी अगर इससे बात कर लेते तो तुम्हें सब मालूम हो जाता, मगर तुम इसे तलाक देकर आगे। ये बहुत टूट गई थी। उस वक्त मैंने इसे सहारा दिया और सारी हकीकत जानने के बाद शादी के लिए मैंने इसे प्रपोज किया। अब हम वहां से पाकिस्तान आ गए हैं। ये सारी बातें मुझे खुद परी ने बताई हैं, ताकि कल मैं इसे तुम्हारी तरह ना छोड़ जाऊं। और यही एक हकीकत है। ये सब सुनकर ऐसा हो गया जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरा वो दोस्त 5 सालों से परदेश में धक्के खा रहा था, लेकिन परी से शादी करने के बाद वो आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा था। मेरा दोस्त कहने लगा, किस्मत ने बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी, मगर तुमने हर बार इसे धिक्कार दिया। तुम बदकिस्मत हो कि परी जैसी प्यारी लड़की को छोड़ दिया। मैं मरे मरे कदमों से इस दफ्तर से निकल आया। सारा कसूर मेरा अपना था, सारी गलती मेरी खुद की थी। काश मैं उस वक्त परी की बात सुन लेता। मैंने एहसान फरामोशी की थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसे मुझसे दूर करके इसे एक अच्छे हमसफर से नवाज दिया था। अब मेरे पास पछतावा रह गया था। काश तब मैं ये सारी जिंदगी मेरे साथ ये रहना होता था। काश मेरे जैसे बेवकूफ़ों की सज़ा यही बनती है कि वो काश के सहारे ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर शेयर कर सकूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।